हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भारत में उदारीकरण तथा शिक्षा, यानी कि लिबरलाइजेशन और जो एजुकेशन है उसका एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कौन से पॉजिटिव जो है इन्फ्लुएंस हुए थे, कौन से नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुए थे। तो उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि आपने उदारीकरण का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जो आर्थिक नीति होती है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं रियायत दी गई थी। ठीक है, जैसे हम कहीं दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो आपका जो टैक्स है वो भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा उसमें रियायत दी गई थी, और जो उद्योग वगैरह लगाने हैं उनको भी थोड़ा-सा प्रमोट किया गया था कि हाँ, आपको ज़्यादा भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा या ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप उसके बिना भी वहाँ पे जो है अपने उद्योग लगा सकते हैं। ठीक है? एक दूसरे के देश में जाकर। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा मीनिंग की बात करेंगे, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो लिखा है कि यह भी गलत बात नहीं है कि भारत अपनी आर्थिक नीति में उदार है, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंडिया है उसने जो लिबरलाइजेशन है उसको बहुत पहले से अपना रखा है। भारत की शिक्षा प्रणाली पूर्ण तौर पर उदारीकरण को नहीं अपना सकती। देखो, आर्थिक नीति तो है, हम पैसे के मामले में तो कहीं ना कहीं थोड़े से उदार हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में हम इतने उदार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर एजुकेशन के मामले में हम इतनी खुली छूट दे दें कि टीचर कभी भी छुट्टी कर ले या एजुकेशन सिस्टम ठीक ना चलाएं, तो हमारा भविष्य बिल्कुल ही कचरे में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए बोला है कि अगर आर्थिक नीति की बात करें तो हम जो है थोड़े से उदार हैं, लिबरल हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में हम पूरी तरह से नहीं हो सकते। इसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा उद्योग कभी भी प्रतियोगिता नहीं चाहता तथा सरकार अपने नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहती। मतलब ये है कि जैसे कि मैंने बोला कि व्यापार के मामले में ये चीज़ कर दी गई थी कि चलो ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो अपना कोई भी व्यापार कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, जो है इंटरप्रेट नहीं करेगी बीच में आके। ठीक है, तो इंटरप्ट नहीं करेगी बीच में आके। लेकिन एजुकेशन के मामले में गवर्नमेंट जो है वो ये इस चीज़ से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहती थी। उसने ये चीज़ देखनी थी सरकार ने कि जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा तथा सेकेंडरी शिक्षा राज्य तथा केंद्रीय संगठन की जिम्मेदारी है। उन्होंने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि शिक्षा जो है वो सिर्फ राज्य सरकार देखेगी या राज्य के जितने प्रधानमंत्री हैं, राज्य में जितने एजुकेशन के जो बड़े बड़े लोग हैं सिर्फ अपने अपने स्टेट में उसका काम करेंगे। जो केंद्र सरकार है वो भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। वो भी समय समय पर सभी स्कूलों की जाँच करवाएगी कि कौन कौन से स्कूल में किस चीज़ की कमी है या किस तरह का स्कूल का रिजल्ट बाहर निकल के आ रहा है, ये चीज़ भी देखनी है। हम यहाँ सर्व शिक्षा अभियान तथा माध्यमिक शिक्षा अभियान को हम प्राथमिक तथा सेकेंडरी शिक्षा की तरफ उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम मान सकते हैं, क्योंकि हमने सर्व शिक्षा अभियान को चलाया और माध्यमिक शिक्षा अभियान को भी चलाया था, ताकि जो प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन, जो एक हमारी बेसिक एजुकेशन होती है, उसको किस तरह से दिया जा रहा है बच्चों को, और जो माध्यमिक शिक्षा है, सेकेंडरी एजुकेशन है, वो भी बच्चों को अच्छी तरह से दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, ये चीज़ देखने के लिए। मगर उच्च शिक्षा प्रणाली को भारत में संप्रभुता की कमी तथा मान्यता के भार के नीचे दबना पड़ रहा है। यहाँ पर काफ़ी कठोरता है तथा ठीक है, तथा लचीलेपन की कमी है। उच्च शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कमी उसकी संरचना है और उसमें अभी भी देखभाल की ज़रूरत है। यानी हायर एजुकेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है जितना प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर दिया गया है। तो इनका कहना है कि जो हायर एजुकेशन है उस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम नाइन्थ टेंथ +1 +2 क्लास में पहुंच जाते हैं तो वो जो हमारी एक तो हमारी एज वहाँ पे आ जाती है, हम अडोलेसेंस में होते हैं या फिर उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर अगर हमें अच्छे से हमारी नैतिक जो शिक्षा है या जो स्किल्स हमें सिखाए जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई के अलावा लाइफ में अपने जीवन में करने के लिए, जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स हो गया या लड़कियों के लिए मेहंदी कोर्स हो गया, लड़कों के लिए मेहंदी कोर्स हो गया, या होम साइंस, दोनों ऑफ कोर्स कोई जेंडर का तो हमें लेना नहीं है। तो ये जो कुछ कोर्सेज के मैं नाम बता रही हूँ, ये चीज़ भी बच्चों को सिखानी ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस इन जो 4 क्लासें हैं ना उन पर इतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है भारत में उदारीकरण का शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव, यानी कि जो लिबरलाइजेशन है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम पर किस तरह से अपना प्रभाव डाल रही है, वो चीज़ की हम बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, वो है क्या? पॉजिटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव हमारे इम्पैक्ट हैं, यानी सबसे पहले हम अच्छी चीज़ें देखेंगे। ठीक है,
सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है अतिरिक्त अनुदानों का उत्थान, यानी कि जनरेट एडिशनल फंड। उदारीकरण के द्वारा भारतीय विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को अपने व्यवसाय को, शिक्षा को ऊपर उठाने के अवसर मिलते हैं। यानी जब हम एजुकेशन में उदारीकरण को लेके आते हैं तो चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर्स हों, ठीक है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर्स हों, सभी को अपना व्यवसाय करने और शिक्षा को ऊपर उठाने के अवसर मिल जाते हैं। क्योंकि कई बार होता है टीचर भी, आपने देखा होगा टीचर बोलते हैं हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं, ये सारा जो भी सिस्टम चल रहा है वो ऊपर से बन के आया है ना। टीचर अगर उसमें कोई चेंज भी करना चाहता तो कर नहीं पाता। उदारीकरण के द्वारा ही अतिरिक्त अनुदानों का उत्थान अथवा बढ़ोतरी होती है जो उन्हें अनुसंधान कार्यों को करने में मदद करती है। यानी कि लिबरलाइजेशन के द्वारा ही आपका जो फंड है उसमें बढ़ोतरी की जाती है, ठीक है। कि क्योंकि फंड जो होते हैं ना स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, समय समय पर ये जो अनुदान है स्कूलों को दिए जाते हैं, ये चीज़ देखने के लिए कि कौन कौन सी स्कूल में कमी है, कहाँ एक और बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, या जो बिल्डिंग है उसके स्ट्रक्चर में उसको दोबारा से रीन्यू करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को व्यवहारिक विकल्प प्रदान करना। व्यवहारिक विकल्प का मतलब होता है कि कह तो बहुत चीज़ें देती है सरकार, ठीक है, कि हाँ हमने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, इसमें बच्चों को हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उदारीकरण ने क्या किया है, बच्चों को एक्चुअल में जो चीज़ें लिखी गई हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में बच्चों के एजुकेशन को सुधारने के लिए, ठीक है, उनको क्या है व्यवहारिक रूप भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों में लिखा हुआ ही पढ़ा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ ही पढ़ा है, उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। ये दूसरा इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। तीसरा है हमारा शिक्षा पर खर्च होने वाले अतिरिक्त धन को कम करना। अब ये कह रहे हैं कि शिक्षा पर खर्च होने वाले अतिरिक्त धन को हमें थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। तो उसमें कहा कि आज उदारीकरण द्वारा ही शिक्षा पर होने वाले खर्च को कम किया जा रहा है तथा कम खर्च पर ही अध्यापकों और विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि उदारीकरण विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रतियोगिता को बढ़ा रही है, जिससे विद्यार्थी अपनी शिक्षा के लिए विदेशी कंपनियों से जुड़ रहे हैं। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि हमें सारा जो पैसा वो एजुकेशन पर ही कर देना है। हमारा मेन फोकस क्या है, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और कम से कम अपना खर्चा करें, ठीक है। क्योंकि सारा जो पैसा है वो शिक्षा पर ही थोड़ी लगा देना है, उसमें इनका मेन मकसद है कि बच्चों को एजुकेशन अच्छी से अच्छी दें और खर्चा हमारा कम हो, ठीक है। तो ये उदारीकरण की वजह से ही हमने किया है। हमारा क्या है कि हमने बच्चों को जो है वो शिक्षा के लिए विदेशी कंपनियों से जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उदारीकरण का आपको पता है कि हम एक देश से दूसरे देश में जाके एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, अपने काम के लिए जा सकते हैं, बहुत सारी हमें इतनी छूट तो मिलती ही मिलती है। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज़ी से ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़त। तो इसमें क्या उदारीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज़ी से आगे की ओर ले जा रहा है। इस स्थिति में यह एक ऐसी विधि या ऐसा सेवा उद्योग है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिल रही है। शिक्षा आर्थिक व्यवस्था को आगे लेकर जाने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो बन चुका है। क्यों भाई, क्योंकि एजुकेटेड लोग होंगे तो आर्थिक व्यवस्था तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई, क्योंकि जितने लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उनके दिमाग में ऐसा नहीं है, एक तो ये भी चीज़ होगी एजुकेट होने से माइंडसेट में काफ़ी चेंज होएगा। लड़कियों को भी पढ़ाने लग जाएंगे, जो पढ़ रहे हैं वो जॉब पे लग जाएंगे, जो पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में और भी बहुत सारे व्यवसायिक कार्य खोलने की माइंड में कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एजुकेटेड हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे एरिया की नॉलेज मिल जाती है। अगर आप अब ये जब नॉलेज मिल जाएगी तो सारे लोग कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे होंगे ना, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। देश के धन की बचत, अब ये देखते हैं कैसे हो रही है, ठीक है। आज की स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी उगमगा रही है। सैकड़ों और हज़ारों भारतीय विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए विदेशों में जा रहे हैं ताकि विदेशों में रहकर ही वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखो सिंपल सी बात है ना कि देश के धन की बचत हो रही है, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा बच्चे इंडिया में पढ़ेंगे उतने ज़्यादा स्कूल खोलने पड़ेंगे, उतनी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करानी पड़ेंगी, उतनी नई पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, इतनी सारी डबल चीज़ें, खाना पीना कि गेम्स खेलने की जो चीज़ें होती हैं उतनी हमें देनी पड़ेंगी। लेकिन उदारीकरण से क्या है, आजकल के जो बच्चे होते हैं या अमीरों के स्पेशली बच्चे होते हैं, ऑफकोर्स वही जा पाते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने बच्चों को विदेशों में भेज देते हैं। और ये उदारीकरण से तो है
क्योंकि अगर दूसरा देश हमें अलाउ ही नहीं करेगा, हमारा देश दूसरे देश में जाने का हमें अलाउ नहीं करेगा, तो हम कैसे जाएंगे? तो ये उदारीकरण से ही हमारा होता है कि इससे क्या हो रहा है, हमारा कहीं ना कहीं पैसा बच रहा है। ठीक है, नुकसान तो चलो है ही है कि जो बच्चे बाहर देश में जाके पढ़ रहे हैं वहीं पे कमाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। इंडिया को तो फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव पॉइंट हमें लेने पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है उद्योगजनक स्नातक। ठीक है, इंश्योर इंडस्ट्री ओरिएंटेड ग्रेजुएट्स। आज उदारीकरण शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। इससे ऐसे स्नातकों का, स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट जो है उसको स्नातक बोलते हैं, का जन्म होगा, जो उद्योगों को आगे लेकर जाने में सहायक सिद्ध होंगे, जिसमें महत्वपूर्ण कुशलता और तकनीकी विकास का ज्ञान का भंडार रहेगा। सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला कि अगर हम बच्चों को एजुकेशन देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, जितने भी ग्रेजुएट बच्चे होंगे, बच्चे तो नहीं रहते ग्रेजुएट होके, तो जितने भी ग्रेजुएट लोग होंगे वो हमारे जो उद्योग हैं उनको आगे ले जाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है तकनीकी तथा संचार साधनों में तेजी से वृद्धि। अब देखो, तकनीकी संचार साधन यही तो हमारे मेन सोर्स होते हैं हमें उदारीकरण करने में। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लोग। उदारीकरण पढ़े लिखे युवा वर्ग को काफ़ी प्रोत्साहन देगा। तेजी से बढ़ती पढ़ी लिखी जनता तकनीक और संचार साधनों में तेजी से विकास करेगी, जिससे भारत एक विकसित देश बन जाएगा। देखो भाई, पढ़ी लिखी जनता होगी तो क्या होगा, वो ना सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को बनाएंगे भी। हमारे हर क्षेत्र में आजकल तो देखो टेक्नोलॉजी ही बढ़ी हुई है। एजुकेशन में ले लो, मार्केटिंग में ले लो आप, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल के मामले में ले लो, किसी भी मामले में ले लो, अब टेक्नोलॉजी से ही चल रहे हैं हम लोग सारे। तो अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो वो क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करेंगे और उसे बनाएंगे भी। और ये भी उदारीकरण की वजह से ही है, क्योंकि अगर मैं मान लो कोई, मेरे माइंड में कोई थॉट आया कि मैं कोई मशीन बनाना चाहती हूँ, और उस मशीन को बनाने की जो इक्विपमेंट होते हैं वो मेरे पास नहीं है, वो किसी दूसरे देश के पास में है, तो मैं उदारीकरण के थ्रू ही तो वहाँ पे जा सकूँगी ना, क्योंकि दूसरा देश मुझे अलाउ करेगा कि हाँ, हमारे यहाँ पे ये चीज़ बिकती है, आप यहाँ से ख़रीद के ले जाइए। ठीक है, और आपको भी पता है, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो एक देश बनाता ज़रूर है, लेकिन अलग अलग पुर्जे जो होते हैं ना, उसके अलग अलग देशों द्वारा बनाए जाते हैं, तब जाके एक गाड़ी जो बनती है। उसके बाद है औद्योगिक नीति को सूचनात्मक नीति में बदलना। ओके, पॉइंट नंबर 8 है तकनीकी और संचार साधनों के विकास से उदारीकरण के कारण भारतीय समाज का आधार औद्योगिक नीति से सूचनात्मक नीति में बदला है। यानी कि अब हम सिर्फ औद्योगिक नीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम सूचनात्मक नीति में भी जा रहे हैं, जहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, सूचना मिलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है कि घर के नज़दीक तथा संसार भर में मान्य डिग्री। उदारीकरण भारतीय विद्यार्थियों को अपने ही घर में अर्थात भारत में ही विदेशी शिक्षा प्रदान करेगा, और उस द्वारा ली गई डिग्री पूरे विश्व में मान्य होगी। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हमारे इंडिया में दूसरे देशों की स्कूल कॉलेजेस भी खोले जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं भारत के, वो पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला, उदारीकरण से ये उन्होंने बोला है कि विदेशी जो शिक्षा है वो हमारे इंडिया में दी जाएगी, और वो जो डिग्री उन्हें मिलेगी वो किसी भी देश में चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है प्रतिभा पालपन पर रोक लगाना, यानी कि कर्व ब्रेन ड्रेन। उदारीकरण के कारण प्रतिभा पालपन पर रोक लग गई है, जो कि राष्ट्र का एक बड़ा नुकसान है। ओके, मैं इस पॉइंट को समझी नहीं हूँ जो मैं आपको समझाऊँ। चलिए, इसको मैं पॉइंट को भी नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं समझ में आ रही है। बाकी हम अब नेगेटिव पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव पॉइंट जो है हमारे पास पूरे के पूरे 9 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने इसके बोलबाला ही किया कि हमें एजुकेशन मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, तकनीक मिल जाएगी, लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है? सबसे पहला जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है कि उपमानक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जोड़ा जाए, यानी कि सब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स विल आल्सो गेट इन्वॉल्व। इसमें लिखा है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि यहाँ पर कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया की बात करें तो बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हमारे स्कूल में बनी हुई है, हमारे इंडिया में बनी हुई है, और भारत इन संस्थाओं और जो यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए सुरक्षित बाजार देता है। ठीक है, मगर यहाँ पर कुछ उपमानक संस्थाएं भी हैं जो कि विदेशों के साथ जुड़ी हुई हैं। उदारीकरण के कारण देश का भविष्य खतरे में है। मतलब ये है कि हमारे देश में
बहुत सारी जो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं और इंडिया उनका पूरा रख रखाव करता है, जो भी चीज़ चाहिए होगी या सुरक्षा हो तो सारा कुछ प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी गलत संस्थाएं बनी हुई हैं जो विदेशी शिक्षा के साथ विदेशों के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि गलत एजुकेशन दे रही हैं। तो वो चीज़ हमारे साथ गलत है, क्योंकि अगर हमने उदारीकरण से उन्हें अलाउ किया है कि कोई भी विदेश का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ सकता है, या हमने कोई यूनिवर्सिटी खोली हुई है, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। उसके बाद है झूठी संस्थाओं का डर। ठीक है, कई नकली संस्थाएं भी यहाँ अपना सिर उठाए हुए हैं। ऐसे संस्थाओं को जब भी कभी अवसर मिलता है वो अपनी जेब भरनी शुरू कर देते हैं। मतलब उनको जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको तो लग रहा है कि हाँ हम सही यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, बाद में निकले वो फेक यूनिवर्सिटी जिसकी ना डिग्री चले कहीं पर और पैसा ले रहे हैं अंधाधुंध। ठीक है, तो ये चीज़ को चेक करना कि वो वैलिड है यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये चीज़ भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है भ्रष्ट प्रथाएं, नकली डिग्रियां, जैसे कि मैं अभी बात भी कर रही थी। ठीक है, कि जो डिग्री है नकली मिल जाती हैं। ठीक है, जो कहीं भी चलती नहीं है। जो लोग मासूम विद्यार्थियों को गलत कोर्स और डिग्रियों के बारे में बताकर उनसे लगातार पैसे लेते रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला भी था। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट मैंने नहीं लिए हैं इसमें। ठीक है, लेकिन जितने पॉइंट है वो बेस्ट हैं, बहुत बेहतर है। ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो ना हमसे पॉजिटिव पॉइंट, वैसे तो दोनों ही पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पूरे 9 जो है पॉजिटिव पॉइंट थे और जो नेगेटिव हैं वो हमारे पास सिर्फ 3 ही थे। वैसे तो और भी नेगेटिव पॉइंट्स हम कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपके माइंड में कोई तो मुझे कमेंट करके हेडिंग बताना उसकी, कि कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ठीक है, सो चलिए फिर हम अब चलते हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।